नमस्कार। क्लास 11 आज हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट। देखिए 11 की क्लास के अंदर इस बार जो अपना सिलेबस है, एनसीईआरटी ने जो अपने सिलेबस के अंतर्गत दो बुकें दे रखी है। आपको जो बुक दी है वो जनरली दो बुकें हैं। उन दोनों बुकों में से हम जो आज सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी बुक का सेकंड भाग, दूसरा भाग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है फाइनल अकाउंट। देखिए हमारा डेप्रिसिएशन कुछ हद तक पूरा कर लिया था हमने, लगभग सारे पृष्ठ किए थे और बाकी कुछ पृष्ठ बचे भी थे, तो आपको प्रैक्टिस के लिए हमने दिए हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए डेप्रिसिएशन के अंदर भी इस बार कुछ रिड्यूस किए गए हैं टॉपिक को। वो रिड्यूसिंग सिलेबस में आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ कि आपके डेप्रिसिएशन के अंदर ओनली दो चीजें रखी थी, केवल एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, कि आप एसएलएम मेथड से और डब्ल्यूडीवी से किस प्रकार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो और एक मशीन या एक असेस्ट अकाउंट किस प्रकार बनाते हो। वहां से आपको प्रोविजन, रिजर्व, वो सारी चीजें हटा दी गई थी। जो डिस्पोजल अकाउंट बनता था या प्रोविजन बनाते थे, वो सारी चीजें आपके सिलेबस पे से इस साल के लिए हटा दी गई थी। जो आपका 60% या 40% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसमें वो चीजें हटी है। साथ में आपका चैप्टर नंबर 8 जो आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, विनिमय बिल वाला चैप्टर था, वो पूरा का पूरा आपके सिलेबस से इस बार हटाया गया है। तो हम उस टॉपिक को अभी इस बार नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर मतलब आगे जाके आपको फिर पढ़ने को मिल सकता है, लेकिन इस बार आप उसको वहां से हम इसको स्किप करते हुए नया चैप्टर आगे स्टार्ट करेंगे। और हमारा चैप्टर है आज फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते। देखिए चैप्टर क्या है, किसे क्या है, इस चैप्टर में क्या काम करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। कुछ पहले मैं पॉइंटों को पहले ही क्लियर कर लूँ, आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यदि हम आगे की स्टडी को ध्यान में रखते हुए बात करें तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे पूरा का पूरा अकाउंट इस पर डिपेंड चलेगा, इसी पर डिपेंड चलेगा। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करता हूं कि एक व्यक्ति बिजनेस क्यों करता है। मान लीजिए आपके दिमाग में एक प्रश्न चला कि मैं एक बिजनेस करना चाहूं, तो क्यों करना चाहोगे, बिजनेस क्यों करता है एक व्यक्ति, क्या कारण है। मैं आपके कारण का इंतजार करता हूं, आपके आंसर का इंतजार करूंगा कि एक व्यक्ति बिजनेस क्यों करता है, क्या ऐसा कारण होता है जिससे उसको बिजनेस करना पड़े, क्या कारण है। आप लिखिएगा, कमेंट में लिखो, मैसेज चैट बॉक्स में लिखो, मैं देख रहा हूँ, इंतजार भी कर रहा हूँ आपके रिप्लाई का, ताकि हम इसी पॉइंट को लेकर इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मनी के लिए बहुत बढ़िया। देखिए खुशबू जी, उसको मनी नहीं प्रॉफिट कहेंगे। मनी मीन्स हम यहाँ पे उसको क्या कहेंगे, प्रॉफिट। व्यक्ति चाहता है लाभ कमाना, कुछ अर्निंग्स हो, उसको पैसा आए, पैसा कमाने के लिए बिजनेस करता है, बिजनेस करता है लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो हम ये जानते हैं कि बिजनेस होता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और कितना प्रॉफिट हुआ इसका पता लगाया जाता है अकाउंट्स बनाने से। हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, तो हम ये इंश्योर हो जाए कि हमने एंड ऑफ द ईयर कितना पैसा कमाया है, हम ये पता लगा दे कि हमने कितना पैसा कमाया है, इसीलिए हम अकाउंट्स बनाते हैं। आपने अभी तक अकाउंट्स बनाने के लिए अलग अलग स्टेप समझे हैं, अलग अलग तरीके को देखा है, और आज हम एक ऐसी कंडीशन पे आके खड़े रह गए हैं जहां हमें इसको पूरा करना है। हमने जब भी पढ़ाया, जब भी नया चैप्टर स्टार्ट किया, एक पॉइंट को हमेशा आपके सामने रखा है, और वो है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस, लेखांकन प्रक्रिया जिसको कहते हैं। और आज भी मैं इसी पॉइंट को लेकर आपका इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, किसे कहते हो, क्या स्टेप होता है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में वैसे स्टेप ज्यादा रहते हैं। सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, मनी मेजरमेंट, उसके बाद ओपनिंग एंट्रीज, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस, अलग अलग पॉइंट है। लेकिन हम उसमें से मुख्य रूप से 3 पॉइंटों को लेकर चलते हैं, जो प्रैक्टिकली हमें 3 काम करने हैं। जैसे आपके पास पॉइंट तो ज्यादा है, सबसे पहला आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ये ट्रांजैक्शन, मतलब हम व्यवहारों की पहचान करते हैं, जो बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हीं का अकाउंटिंग होता है। मनी मेजरमेंट, जो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी सिस्टम में होता है, जो मौद्रिक रूप से होगा, उसी को आप अकाउंटिंग करोगे, उसी का लेखांकन करोगे। उसके बाद आता है ओपनिंग एंट्रीज, प्रारंभिक लेखे, जहां आप जर्नल और सहायक बहियां बनाते हो। फिर आप क्लासिफिकेशन करते हो, जहां अपना लेजर पोस्टिंग होती है।
फिर उसके बाद आप बनाते हो, समराइजेशन करते हो, समरी तैयार करते हो और समरी के अंदर फाइनल अकाउंट बनता है, फिर एनालिसिस होता है, फिर रिपोर्टिंग होती है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। हम उसमें से 3 पॉइंट देखते हैं। पहला होता है ओपनिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्री। सेकंड आपने देखा था क्लासिफिकेशन एंड थर्ड है समरी। देखिए ओपनिंग एंट्री में आपके पास जर्नल और सहायक बहियां थी, सब्सिडियरी बुक्स आती थी। आपने क्लासिफिकेशन में लेजर समझा था और समरी में अब हम फाइनल अकाउंट तैयार कर रहे हैं। मीन्स हम आज यहां आके खड़े हो गए हैं तो हमने इससे पहले यहां तक का काम कंप्लीट कर दिया है। आप लोग जानते हो हमने करा लिया है। और यदि कोई नया स्टूडेंट है, ये पॉइंट मैं आपको आज इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ये सारी चीजें पढ़ाकर एक रिकॉर्ड रखा है। यदि कोई नया स्टूडेंट है जिन्होंने जर्नल लेजर नहीं समझी है, नहीं पढ़ा है, तो वो हमारी इस चैनल की प्लेलिस्ट खोलकर वहां से हमारे इस टॉपिक को देख सकता है, समझ सकता है और आगे इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि देखिएगा यहाँ कुछ स्टेप फिक्स होते हैं। आपको जब जर्नल समझ आएगी तब लेजर आएगी, लेजर आएगी तब फाइनल अकाउंट आएगा। हम कोशिश करेंगे आपको फाइनल अकाउंट समझाने की। तो आज से हम देखते हैं फाइनल अकाउंट क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में, उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस क्लास के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट फाइनल अकाउंट। देखिए फाइनल अकाउंट मीन, जैसा कि नाम से क्लियर है, एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर होता है। फाइनल अकाउंट कह रहे हो, वर्ड आया फाइनल, मीन्स साल के अंत में तैयार होगा। जैसे ही साल पूरा होगा तब आपको फाइनल अकाउंट बनाना होता है। आपका ईयर क्लोज हो रहा है, साल कंप्लीट हो रहा है, उस समय आप अकाउंट तैयार करते हो, उसे कहते हो फाइनल अकाउंट। ये हमारे पास 3 होते हैं। फाइनल अकाउंट कितने होते हैं? 3। मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 फाइनल अकाउंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा आता है आपके पास बैलेंस शीट। 3 फाइनल अकाउंट आप बनाते हो। जैसे ही आपका साल पूरा हो जाता है, आप 3 अलग अलग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। पहला आता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस एंड तीसरा है आपका बैलेंस शीट। ट्रेडिंग को हिंदी में बोलते हैं आपका व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्टा। चिट्टे को स्थिति विवरण भी कहते हैं। तो हमारे पास 3 अलग अलग खाते हैं, तीनों को अलग अलग बनाने का तरीका है, अलग अलग चीजें इसमें लिखी जाती है और उद्देश्य भी तीनों का अलग होता है। आज हम एक कॉमन बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इन अकाउंट्स के बारे में। तो सबसे पहला आता है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको बनाने का पर्पज होता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। आप इसको बनाते हो फॉर ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस निकालने के लिए। आपके पास सकल लाभ सकल हानि की गणना के लिए हम इसको बनाते हैं। दिमाग में जैसे ही प्रश्न आया, सर ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस लॉस क्या होता है, प्रॉफिट लॉस के बारे में तो जानते हैं, ये ग्रॉस क्या है ये हमें नहीं पता है। तो बिल्कुल सही आपने सोचा है, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, या जो आपके विचार आए हैं बिल्कुल सत्य है। आप नहीं जानते होंगे, मैं भी इस बात को अच्छे ढंग से जानता हूँ। तो हम इस पर डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। पहले तो हम ये जानते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मान लीजिए आपके पास, आपने माल खरीदा 1 लाख रुपए का। आपने 1 लाख रुपए में एक माल खरीदा है। पूरे साल भर में आपने इस माल को 1,20,000 में बेच दिया। आपने माल खरीदा था 1 लाख रुपए में, आप यहां से बेच रहे हो 1,20,000 रुपए में। क्या आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? मेरा प्रश्न आपके लिए, लॉस। खुशबू जी, 1 लाख रुपए में खरीदा था, 1,20,000 में बेचा है। आपने ज्यादा में बेचा है। खरीदना बेचना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बेटा, जल्दी से समझ में आ जाएगा।
आपने बेचा है, ज्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट होगा। आपको यहाँ पे क्या हुआ, 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट। हाँ, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट। तो ये तो आप कहोगे सर हम जानते ही थे, ये तो इसको क्या समझा रहे हो आप, 1,00,000 में खरीदा, 1,20,000 में बेच रहे हो, मीन्स प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आपने तो यहाँ दो शब्द लिखे हैं, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। तो ये ग्रॉस का क्या मतलब होता है ये समझाइएगा। तो अब हम समझेगा कि आपने, पहला पॉइंट, आपने ये जो 1,00,000 का माल खरीदा है, क्या इस पर कोई खर्च किया होगा? क्योंकि मुझे ये बताओ कि आप जब माल खरीदते हो, मान लीजिए आपका बिजनेस जोधपुर में है, क्या आप जो माल बेचने के लिए खरीद रहे हो वो जोधपुर से ही खरीदोगे? एक सिंपल सा प्रश्न है। हो सकता है चलो खरीद लिया आपने, लेकिन क्या ऐसा जरूरी नहीं है कि ये माल हम बाहर से खरीद लें? कई ऐसा गुड्स होता है जो आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा, कहीं नहीं, 90% ऐसा गुड्स होता है। क्योंकि इस एरिया का माल, आप जोधपुर का माल जोधपुर में बेच रहे हो तो आपको क्या बेनिफिट होगा? यही कोई माल आप बाहर से लेके आ रहे हो, बाहर से माल लाकर आप बेच रहे हो, तब जाके आपको फायदा हो रहा है। आप मान लीजिए ये कुछ किसी छोटे शहर में काम कर रहे हो, आप मुंबई से माल मंगवा रहे हो, आप सूरत से माल मंगवा रहे हो, आप हैदराबाद से माल मंगवा रहे हो, फिर बेच रहे हो, आपने लुधियाना से माल मंगवाया है फिर बेचा। जैसे अब सर्दी का सीजन आ गया है, आपने लुधियाना कश्मीर से आपने सर्दी गर्म कपड़े मंगवा रहे हो फिर बेच रहे हो। तो एक कहने का मीन्स हमारा ये है कि माल बाहर से आता है। ये जो 1,00,000 रुपए का माल खरीदा था, इसको खरीदने के लिए हमने कुछ खर्च किया होगा, खर्च किया नहीं किया? सोचो, आप सोचिएगा, क्या आप इस 1,00,000 को खरीदने के लिए कोई खर्चा करोगे या नहीं करोगे? मेरा आपसे ये प्रश्न है। क्योंकि डायरेक्ट ही चलो मार्केट में आप गए, आपको मान लीजिए गर्म कपड़े खरीदने थे, आपने लुधियाना गए और या जम्मू कश्मीर गए, कहीं से भी किसी भी शहर से जाकर आपने एक बेचने के लिए कुछ सामान खरीदा है, तो वहां से खरीद लिया आपने, 1,00,000 रुपए का चेक पेमेंट कर दिया, चलो भाई साहब हमने खरीद लिया यहाँ से। अब उस माल को आपके गोडाउन तक लाना भी तो पड़ेगा, कि वहीं बेच दोगे उसको, कि वहां पड़ा हुआ वहीं से डायरेक्ट सेल आउट करोगे? नहीं होता ऐसा, आपको अपने गोडाउन तक लाना पड़ेगा, और लाने के लिए आपको खर्च करना है। आपको उस माल को अपने यहाँ तक लाने के लिए खर्च करना होता है, जिसमें बहुत सारा खर्चा रास्ते में पे करना पड़ता है। आपने वहां से माल उठाया, अब उठाया 1,00,000 रुपए का माल है, तो कोई 1-2 थैली तो होगी नहीं कि आपने आराम से 2 थैली ले ली और ट्रेन में बैठ गए, बैठ के चलो आ गए, ऐसा तो होता नहीं है। आपको बाय ट्रांसपोर्टेशन मंगवाना पड़ता है। आपको बेचने के लिए माल लाना है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन से मंगवाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट से आपका माल आएगा, तो ट्रांसपोर्ट में लिए गाड़ी लोड करानी पड़ती है, अपनी जिम्मेदारी है। आप गाड़ी भरवाने का पैसा, फिर उसका आने जाने का, आने का खर्चा, मीन्स आपका किराया, उसको भरवाने की मजदूरी, बीच में यदि कोई रोड टैक्स लग रहे हैं, रोड पे टैक्स भी लगते हैं, रोड टैक्स देने पड़ेंगे आपको, कहीं रॉयल्टी पे करनी है तो वो देनी पड़ेगी। फिर आपकी गाड़ी आपके गोडाउन तक आती है। देखिए, दो शब्द होते हैं, गोडाउन और दुकान, दोनों अलग अलग होते हैं, आप जानते होंगे इस बात को, कि आपकी दुकान अलग है, गोदाम अलग है। आपके गोदाम में माल को स्टोर किया जाता है, हम जो माल खरीद के रख रहे हैं उसको हम अपने गोदाम में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि हमें वो माल लोगों को बेचने के लिए एक स्टोरेज चाहिए, क्योंकि संख्या हम पहले से नहीं बता सकते। आप दुकान में वो सारा माल सजा के नहीं रख सकते, दुकान में केवल एक बताने के लिए माल होता है, लोग आके उसको देख ले, बाकी आपको क्वांटिटी चाहिए तो आपके गोडाउन में पड़ी रहती है, और आपने जो माल खरीदा है वो आप गोडाउन में ला के रखते हो। आपका माल गोडाउन तक आ गया, फिर उसको उतार के गोडाउन में रखवाना पड़ेगा, उसकी मजदूरी देनी पड़ेगी। तो बहुत सारे ऐसे खर्च हैं जो आपके जिस स्थान से माल खरीदा है, जहां से हमने माल खरीदा है, वहां से लगाकर जहां आपका गोडाउन है वहां तक खर्चे होते हैं। आपने मान लीजिए मुंबई से माल खरीदा है, तो मुंबई टू जोधपुर तक बहुत सारे खर्च होते हैं, उन सभी खर्चों को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैंने आपके सामने एक वर्ड बोला, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हिंदी में कहेंगे प्रत्यक्ष खर्च। प्रत्यक्ष खर्च का मतलब होगा, आप एक काम कीजिएगा, जब भी मैं ये बोलता हूं तो अपने पास एक नोटबुक और पेन जरूर रखिएगा, ताकि आप उसी टाइम हाथों हाथ नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको याद जल्दी से हो जाएगा।
कि ये चीजें क्या होती है। जैसे अब मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है जिस स्थान से माल खरीदा गया वहां से अपने गोदाम तक लाने के लिए, जिस स्थान से माल खरीदा गया वहां से अपने गोदाम तक लाने के लिए जो खर्च होता है उसे प्रत्यक्ष खर्च कहते हैं। आपने जहां से माल उठाया है, जहां से माल खरीदा है, वहां से लेकर आपके गोडाउन तक लाने का सारा खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। एनी डाउट? कोई समस्या? ये आप कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। और उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाह रहा हूं। मैं आपको आज हम एक पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज करते हैं। मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा। एक सिस्टम बता रहा हूं मैं आपको कैसे पढ़ना है। जैसे मैंने आपको ये डेफिनेशन बोली है कि प्रत्यक्ष खर्च क्या होता है। एक जिस स्थान से माल खरीदा जाता है वहां से अपने गोदाम तक लाने का सारा खर्चा प्रत्यक्ष खर्च कहलाता है। तो आज जैसे ये क्लास पूरी हो जाएगी उसके बाद आप काम क्या करोगे, आप इस डेफिनेशन को एक बार फिर पढ़ना। पढ़ने के बाद अपने माइंड में थोड़ा सा सोचना, क्योंकि मुझे नहीं लगता एक भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको ये नहीं पता हो कि बिजनेस के लिए माल खरीदने में कौन कौन से खर्च होते हैं। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना कि जब जहां से हमने माल खरीदा है वहां से हमारे गोडाउन तक लाने के लिए कौन कौन से खर्च हो सकते हैं। एक एस्टिमेट लगाना, एक सोच कर अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि अपने इंटरनल मन से निकल जाए ना वो कभी भूली नहीं जाती। मैं आपको बता दूंगा अभी ये कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, आपके बुक में भी लिखे हुए होते हैं, सारे लिखे हुए हैं। मैं आपको पेज नंबर भी बता दूंगा। मैं यहाँ से आपको अभी मैं तो स्क्रीन शेयर करके आपके स्क्रीन पे दिखा दूं ये सारे खर्च होते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता अभी ये काम करना। कारण ये है मैंने दिखा दिए, आप उसको एक बार देख लोगे भूल जाओगे। हमको भूलना नहीं ना, अपने इंटरनली बाहर निकालना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी सेव हैं। ये ऑलरेडी सेव है। मैं हकीकत बता रहा हूँ। आप सोचोगे यार सर हमने तो पहली बार कॉमर्स पढ़ रहे हैं, हम तो पहली बार ये डेफिनेशन भी सुनी है, हमें कैसे पता होगा। तो भले ही डेफिनेशन आज समझी है लेकिन ये वे तो आपको पता ही है ना भाई। एक बिजनेस चलाने वाला तो पता ही है, भले हम बिजनेस करें ना करें। आप में से कई के पेरेंट्स तो बिजनेस भी कर रहे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, तो दिख तो रहा है ना हमको मार्केट में दिख रहा है ना कि जब हम माल मंगवा रहे हैं, सिंपल सी बात है। क्योंकि जब हम एक छोटा सा सामान, एक सिंपल सी बात करें कि हमें एक डेली रूटीन के जो खर्च करने के लिए, सॉरी डेली रूटीन की जो चीजें हैं उनको लेने के लिए मार्केट जाना पड़ता है। हम अपने आप का एग्जाम्पल लें कि हमें एक सामान्य जीवन जीने के लिए हमको मार्केट जाना पड़ता है, मार्केट से चीजें खरीदनी पड़ती है, खरीद के बाद में आपको घर आना पड़ता है, तो उसमें भी तो खर्च होता है। आप मार्केट गए, मान लीजिए आप, जरूरी थोड़ी ना है कि आपको वो सारी चीजें आपके आसपास वाले लोकल मार्केट में मिल जाए, जरूरी नहीं ना। आपको हो सकता है 4 किलोमीटर दूर जाना पड़े। 4 किलोमीटर जाना मतलब आपको किराया पे करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। आप चाहे ऑटो में जाओ या पर्सनल व्हीकल लेके जाओ, उसका खर्च होगा। वहां जाके आपको सामान ले लिया, अब आपको लग रहा नहीं यार ये तो टूट सकता है, पैकिंग करवा लो उसको। सिंपल सी बात है ना। आप उसको पैकिंग सही ढंग से करोगे, उसके बाद उसको लेके आओगे, घर पे लाके उसको खोलोगे, तो एक छोटी सी बात है। जब हम अपने लिए इतना करते हैं तो बिजनेस में तो बड़ी मात्रा में माल आता है, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा खर्च होते हैं। तो इन खर्चों के बारे में आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिएगा। चलिएगा, हम समझ रहे थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस ये होता है कि जिस स्थान से आपने माल खरीदा है वहां से अपने गोडाउन तक लाने के लिए जितना भी खर्च होगा वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके परचेज से रिलेटेड होता है। हम वापस यहीं पे आते हैं। हमने जो माल खरीदा था 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख का माल खरीदा था, उसको बेचा है 1,20,000 में। अभी हमने बेचा कितने में? 1,20,000 में। हमको ये लगता है कि हमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि भैया हमने ये माल खरीदा था, उस पर कितना खर्च हुआ। चलिए फटाफट देखो अपने बिल बुक ढूंढो, जो माल आया था उसके साथ में कौन कौन से खर्च किए थे, वाउचर ढूंढो फटाफट। हमने वाउचर ढूंढे और पता चला कि हमने इसको खरीदने में 3,000 रुपए खर्च किया था, चाहे वो भाड़े का था या मजदूरी का था या जिसका भी था। हमको ये एक मोटे तौर पे ये मिल गया कि हमने 3,000 खर्च और किए थे। चलिए
तो एक कैलकुलेशन हमारे पास क्लियर हो गई कि हमने माल खरीदा था 1 लाख का, जिस पर 3,000 रुपये और खर्च किए थे। चलिए, फिर आपने देखा कि सर ऐसा तो है नहीं था कि ये माल इसी साल खरीद कर इसी साल बेच दिया। कुछ ऐसा माल भी था जो पहले से पड़ा हुआ था, जिसको हम स्टॉक बोलते हैं। एक शब्द आता है स्टॉक। देखो स्टॉक क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, मैं बहुत ही सामान्य बात आपके सामने रखता हूं कि आपकी बिजनेस जब स्टार्ट होता है, किसी व्यक्ति ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें उसने माल लाके भर लिया। मान लीजिए 1 अप्रैल 2010 को किसी व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसने 2 लाख रुपए का माल लाके अपने दुकान में भरा है, अपने दुकान में भर लिया है, ठीक है। मुझे ये बात बताओ कि क्या वो दुकान कभी खाली होती है? कोई भी दुकान, आज आपने दुकान स्टार्ट की है, माल भरा है, क्या ऐसी कोई स्थिति आती है जिस दिन आपके सारी पूरी दुकान खाली कर दी, मतलब सब कुछ माल बेच दिया और फिर आप नए सिरे से माल भरना स्टार्ट कर रहे हो? क्या ये स्थिति आती है? 1 साल, 2 साल, 10 साल, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आती है। आपने माल लगाया, आपको लग रहा है ये आइटम कम पड़ रही है, तुरंत ऑर्डर करोगे, जस्ट आपके पास माल आ जाएगा। कभी ऐसा नहीं होता है कि माल बिल्कुल खाली हो गया और नए सिरे से हमको भरना पड़े। तो हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो 1 साल की होती है, ये याद रखिएगा। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, अवधि की अवधारणा है, जिसके अनुसार आप लेखांकन 1 साल का करते हो। 1 साल के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो 1 साल के अकाउंटिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि 1 साल पूरा हुआ, जैसे 1 अप्रैल को आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो 31 मार्च को आप ये देखोगे कि आज हमारे पास कितना माल पड़ा है, आज हमारे पास कितना माल पड़ा है, वो होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। 31 मार्च को आप साल पूरा करोगे, जैसे ही एंड होगा आपके ईयर का, उस दिन आपके पास जितना भी माल पड़ा उसका वैल्यूएशन करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास कितना माल पड़ा है। क्योंकि जो आपने 1 लाख का माल खरीदा था, जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा इसी साल बिक जाए, क्योंकि 1 लाख का आज खरीदा, हो सकता है कल आपने उसमें से 40,000 का बेच दिया हो, फिर आपने वापस 10,000 का बेचा और फिर आपने 30,000 का फिर खरीद लिया। ये तो रोटेट प्रोसेस होता है, ये तो रेगुलर चलने वाला सिस्टम है। आज बेच रहे हो, कल फिर खरीदोगे, खरीदोगे, बेचोगे, खरीदोगे, बेचोगे, ये सिस्टम चलता है। और ये चलते 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 एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपके पास ईयर क्लोज होता है, और जिस दिन ईयर क्लोज होगा उस दिन आप सारे ही माल की कैलकुलेशन करोगे, अपने पास जितना माल पड़ा है उसकी वैल्यूएशन करोगे, उसकी कैलकुलेशन करोगे कि भैया हमारे पास कितना माल पड़ा है। जो माल है उसको हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और जस्ट नेक्स्ट डे, अगला साल स्टार्ट होगा, उस दिन आप लिखोगे ओपनिंग स्टॉक। तो हमारे पास स्टॉक कितने हैं? 2। कितने स्टॉक होते हैं? 2। पहला है ओपनिंग, दूसरा है क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक होता है जो आपके ईयर स्टार्ट होने पर किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक एंड में होता है। तो स्टॉक हमारे पास 2 अलग अलग होते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो हम यहाँ पे ये भी कैलकुलेशन थोड़ी सी देख लेते हैं कि 1 लाख का तो हमने पूरे साल भर में माल खरीदा है, जिस पर टोटली 3,000 हमने खर्च कर लिए हैं, और हम ये कहते हैं कि हमारे पास 2,000 का माल पहले से पड़ा हुआ था, तो वो ओपनिंग स्टॉक भी था। अब हमने 1,20,000 का बेच भी दिया है, और हम ये कहते हैं कि बेचने के बाद फिर भी हमारे पास 4,000 का माल पड़ा है, उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि जितना माल खरीदा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, इन सबको मिलाकर जब कोई प्रॉफिट कैलकुलेट होता है उसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। एनी डाउट? ग्रॉस प्रॉफिट किसे कहोगे? तो इन सभी को मिलाकर, चाहे आप माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, स्टॉक है, एक्सपेंसेज है, इन सारी चीज़ों को आप जब मिलाते हो, इन सबका कैलकुलेशन करते हो, तब उसके लिए हमको जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसे हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। एनी डाउट? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बोलो तो सही रहे। चलिए, यस सर, वेरी नाइस। चलिए, अब हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ग्रॉस लॉस। तो वो एक सिंपल सी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस कोई भी हो सकता है। आवर सेकंड फाइनल अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ये आप बनाते हो नेट प्रॉफिट नेट लॉस के लिए। अब जैसे ही मैंने दो शब्द बोले नेट प्रॉफिट नेट लॉस, फिर आपके दिमाग की घंटी लगेगी। आप कहोगे सर ये क्या है, अभी तो ग्रॉस बता रहे थे एकदम से नेट आ गए। क्या चेंजेस होता है नेट प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट में? देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है नेट प्रॉफिट के लिए, नेट लॉस के लिए, और ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, ग्रॉस लॉस के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, सॉरी नेट प्रॉफिट के लिए। अब नेट का मतलब क्या है? तो मैं एक बात कहता हूं कि जिस तरह से आपने खर्च किया है माल खरीदने के लिए, क्या बेचने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है? क्या आपको अपना माल बेचने के लिए खर्च करना पड़ता है? हाँ या ना? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई प्लीज। क्या आपको माल बेचने के लिए खर्च करना पड़ता है या नहीं? हाँ या ना में आंसर चाहिए। मैं चाहूंगा आप सबका आंसर मिले मुझे, ताकि हमें इंटरेस्ट आएगा। जब तक आप हमारा सपोर्ट नहीं करोगे हमें मजा नहीं आता है। आप देखिए, कोशिश कीजिए, जब तक आप लोग ट्राई नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आता है। यस सर, वेरी नाइस। देखिए, आपको माल बेचने के लिए भी खर्च करना पड़ता है, सबसे पहला पॉइंट। आप कई लोगों के दिमाग में प्रश्न चला होगा, सर कैसे खर्च करते हैं, बेचने के लिए तो हमें कौन सा खर्चा करना पड़ता है? तो करना पड़ता है ना। आपने जो माल खरीद के लाया वो कहाँ रखोगे? गोडाउन में। गोडाउन का किराया आपका है जब तो ठीक है, नहीं तो आपको किराए पे ले रखा है तो किराया देना। फिर आपको बेचने के लिए दुकान लेनी पड़ेगी, क्योंकि गोदाम अलग चीज होती है, दुकान अलग होती है। अब आपको दुकान लेनी पड़ेगी, दुकान का किराया पे करो, दुकान की इलेक्ट्रिसिटी दो, दुकान में काम करने वाले व्यक्ति को सैलरी दो, दुकान में आप बहुत सारे खर्च होते हैं। जैसे आपने बिल बनाने के लिए बिल बुक बनवाई है, उसका प्रिंटिंग चार्जेस पे करो। आपको लोगों को अपने आप को बताने के लिए एडवर्टाइज करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट चार्ज दो। आपको कई पता, आपने देखे होंगे कहीं डमियां बार खड़ी करनी पड़ती है, उनका खर्चा लगता है, उसका पैसा दो। कहीं म्युनिसिपल टैक्स पे करना पड़ता है, उसका पैसा दो। तो मतलब बेचने के लिए बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। खरीदने के लिए तो लिमिटेड है, बेचने के लिए बहुत ज्यादा खर्च है, बहुत ज्यादा है। जितने भी खर्च होते हैं उसमें से लिमिटेड कुछ एक्सपेंसेस है जो आप खरीदने के टाइम करते हो, बाकी लगभग सारे बेचने के लिए होते हैं। तो हमारे पास जो खर्चा माल बेचने के लिए किया जाता है, जो एक्सपेंसेस आप अपना माल गोदाम को लाने के बाद, माल को गोदाम में लाने के बाद बेचने के पर्पज से जो एक्सपेंसेस करते हो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष खर्च। तो अप्रत्यक्ष खर्च किसे कहोगे? ऐसा खर्च जिसे माल बेचने के लिए किया जाता है, माल को गोदाम में लाने के बाद किया जाता है, उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष खर्च। और जिसे आप माल खरीदने के लिए करते हो, गोदाम में लाने से पहले करते हो, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष खर्च। तो आपके पास दो एक्सपेंसेज हो गए। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं वो तो सारे एडजस्ट होंगे ट्रेडिंग में, और जो इनडायरेक्ट होते हैं वो सारे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी घटा देते हैं तब हमारे पास नेट प्रॉफिट बचता है। नेट का मींस ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने यहां से कैलकुलेट करेंगे, वहां से आपको उसमें से नेट ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट मिलेगा। लास्ट है हमारे पास बैलेंस शीट, एक स्थिति विवरण है। देखिए, आपने स्टार्ट में 1 लाख रुपए लगाया बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम, एंड में आपके पास क्या पोजीशन है आपकी उस 1 लाख रुपए के? आपने, क्योंकि देखो लाख रुपए लगाया है तो डायरेक्ट 1 लाख रुपए कैश लेके तो आपने बिजनेस में रखा नहीं होगा। उस 1 लाख के बदले में अलग अलग सामान लिया होगा, तब जाके बिजनेस सेटअप होता है। क्योंकि 1 लाख रुपए में आपने हो सकता है फर्नीचर बनवाया हो, दुकान के अंदर माल भरा हो, कुछ छोटे मोटे सामान खरीदे होंगे। तो एंड ऑफ द ईयर आपके पास क्या पोजीशन रही है? जो आपने बिजनेस में फर्नीचर लगवाया था, क्या आज भी वो उतना ही फर्नीचर है आपके पास में? जो सामान खरीदा था कितना बच गया है? जो आपने दूसरी मशीनें खरीदी थी उसका कितना पैसा है, वो किस लेवल पे आपके पास खड़ी है? उसके अलावा आपके और मांगने वाले लोग कितने क्रिएट हो गए इस साल भर में? तो ये सारी चीजें आपको बैलेंस शीट में नजर आती है। एक बैलेंस शीट में आपको दोनों ही चीजें नजर आएगी, आपने साल भर में कितना कमाया और कितना लोगों को देना है। भाई आपने लोगों से कितना लेना है, कहीं उधार दिया है तो किस किस से लेना है वो सारे बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। किसको आपको पेमेंट करना है, आपने कहीं से लोन लिया है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया, तो लोन लेके क्या काम किया वो भी आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा।
तो बैलेंस शीट एक बिजनेस का एंड पॉइंट होता है, एक फाइनेंस स्टेटमेंट होता है। तो 3 फाइनल अकाउंट होंगे इस चैप्टर में, और हमको क्या क्या पढ़ना है मैं सारी चीजें आज क्लियर कर लेता हूं। कल से हम रेगुलर उस चीज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे फाइनल अकाउंट को बनाने से पहले क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? तो जैसे ही आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया होता है, जैसे ही आपकी जो लेजर बन जाती है, लेजर बनाने के बाद उसको बंद करना पड़ता है। जितने भी लेजर अकाउंट होते हैं उन सबको बंद करना होता है, और बंद करने के लिए हम उसमें एंट्री करते हैं, क्लोजिंग एंट्री जिसको बोलते हैं। ये क्लोजिंग एंट्री इन फाइनल अकाउंट के बेस पे होती है। इन फाइनल अकाउंट के माध्यम से हम इन क्लोजिंग एंट्री को करते हैं। तो हमको इस चैप्टर में एक तो क्लोजिंग एंट्री पढ़नी है, उसके अलावा 3 फाइनल अकाउंट तैयार करने हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। साथ में आपको मैन्युफैक्चर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है निर्माण खाता। ये उस कंपनी या उस संस्था के लिए बनता है जो निर्माणी संस्था होती है, कुछ प्रोडक्शन तैयार करने वाली होती है, उसके लिए अलग से एक फाइनल अकाउंट और बनता है, उसको भी हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। साथ में हम इसमें रेवेन्यू और कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस को समझेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके अलावा जैसे आपका नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, इनकी कैलकुलेशंस को भी इस चैप्टर के अंदर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आपको काम क्या करना है, तो अपनी जो सेकंड पार्ट है, बुक का सेकंड पार्ट है, कोशिश करना, मैं भी समझता हूँ उसकी थोड़ी लैंग्वेज टफ है, थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा। वैसे मैं इसके नोट्स आपको कल सेंड कर लूँगा। यदि नोट्स आपको चाहिए तो आप हमसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरे पास मेरे व्हाट्सअप नंबर से मैं व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको अवेलेबल करा देंगे। इस चैप्टर के नोट्स बिल्कुल विद फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आपको पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यदि आप पढ़ना चाहो, थोड़ा बहुत चाहो मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही ना बेटा आपको। तो आपको क्या करना है, अपने जो सेकंड पार्ट है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, मींस 8 चैप्टर फाइनल अकाउंट, उसका रीडिंग लगाइएगा एक बार। देखिए मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो, बिजनेस हो, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट है, मेन अकाउंट्स की बात करूँ, चैप्टर का आपके पास जो बुक है उसका रीडिंग जरूर लगाओ। एक बार पढ़ लो, भले एक भी वर्ड समझ में नहीं आए, पढ़ लो। जब भी पढ़ो हाथ में पेंसिल रखो, जो वर्ड समझ में नहीं आया उसके नीचे अंडरलाइन करो, फिर मुझे भेज दो, मैं बैठा हूँ ना आपके लिए। आपको जो वर्ड समझ नहीं आया, लाइन तो बहुत दूर की बात है, जो वर्ड समझ नहीं आ रहा उसको मुझे बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन वर्ड को आपके सामने खोल खोल कर समझाने के लिए प्रयास करूंगा। बेटा ट्राई कीजिए, आप लोग भी ट्राई कीजिए, हम भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आज आपका काम ये रहेगा कि आप उसको पूरा पढ़ोगे, रीडिंग लगाओगे। कल संडे है, परसों गुरु नानक देव जयंती है, तो हो सकता है क्लास नहीं हो, जैसी भी स्थिति बने देख लेंगे। आप उसको एक बार रीडिंग लगाइए, समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो हमसे पूछिएगा। थैंक यू।